Hello children, how are you? I hope you are so fine. Today I teach you SS subject chapter number 7 environmental changes standard 8th. So like to be started. Here is a one lessons are there. There is a environmental change. So what is our weather in our India? So you have to know here. So like to be started. The air that cover the earth from all side is known as atmosphere, and the atmosphere is getting polluted due to human activities. The environment gets polluted due to industries, factories, power stations and vehicles. The changes that occur in temperature, direction of wind, moisture due to global warming are known as environmental changes. Find out the places that experience extreme rain, heat, cold and extreme climate condition with the help of the given table. Also find out the reason for the same. And what is weather? The condition of temperature, rain and moisture, humidity in any region at a particular point of time is known as weather. So what will be the weather of this place, and write your answer in a notebook after carefully observing the given maps. यहाँ पे सारे मैप दिए गए हैं, ये इंडिया क्लाइमेट के मैप है. तो पृथ्वी के जो चारों तरफ से घेरे हुए हवा के आवरण को वायुमंडलीय वातावरण कहा जाता है, यानी एटमॉस्फेयर. तो वहाँ के यहाँ पे जो वायुमंडल मानव प्रवृत्तियों के कारण ही दूषित हो रहा है, यानी पॉल्यूशन हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही हो रही है. और उद्योग, कारखाने, पावर स्टेशन और वाहनों द्वारा वायुमंडल दूषित होता है. तो वास्तविक में ऐसा है कि तापमान बढ़ने से तापमान और पवन की दिशा और नमी आदि में जो परिवर्तन होता है वह वायुमंडलीय परिवर्तन कहलाते हैं. तो इस तरह से जो मौसम से क्या तात्पर्य है, यानी व्हाट इज़ वेदर. सो किसी भी प्रदेश की तापमान, नमी और वर्षा के थोड़े समय की औसत स्थिति अर्थात मौसम, यानी कि यहाँ पर एक दिया है मानचित्र को देखो और विचारो और समझकर नोटबुक में लिखें तो इस स्थान पर कैसा मौसम होगा. उसके बाद है व्हाट इज़ क्लाइमेट. द एवरेज कंडीशन ऑफ रेन, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर फॉर ओवर मोर देन 35 ईयर्स इन एनी इज़ नोन एज क्लाइमेट. यानी कि क्लाइमेट यानी क्या होता है कि जलवायु, यानी किसी भी प्रदेश की 3.5 में जो अधिक वर्षा के औसत तापमान, नमी और वर्षा का औसत स्थिति अर्थात जलवायु कहते हैं. यानी कि क्लाइमेट ऐसा होता है कि जहाँ पे एवरेज कंडीशन मापा जाता है. तो रेन, टेम्परेचर, मॉइस्चर 35 ईयर्स इन एनी सो इज़ नोन एज क्लाइमेट. यहाँ पे सीन दिया है, ग्रीन हाउस का इफेक्ट देखो यहाँ पर दिया गया है. और ये दिया ग्रीन हाउस फॉर्मिंग कैसे करते हैं. ग्रीन हाउस फॉर्मिंग कैसे करते हैं. द कंट्रीज़ विच कोल्ड क्लाइमेट रिसीव लेस हीट फ्रॉम द सन. जो कोल्ड क्लाइमेट होगा तो वहाँ पर सन का जो हीट है वो कम रिसीव करेगा. सो दिस हैम्पर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स. An arrangement are made to accumulate adequate heat from the sun. The roof is made up of either glass or cloth to allow the sun ray to penetrate and sustain the heat inside the building. And this practice is known as greenhouse farming. यानी ग्रीन हाउस का क्या है कि आप जानते हैं कि ठंडी जलवायु वाले देशों में सूर्यताप कम अनुभव होता है, तो इसीलिए पौधे, साग सब्जी तथा वृक्षों का विकास रुकता है. और इसीलिए पर्याप्त मात्रा में गर्मी मिलती रहे इसके लिए कृत्रिम व्यवस्था की जाती है. तो इसके लिए शीशे या कपड़े की छत रखी जाती है जिससे वहाँ गर्मी बनी रहती है और जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं. अब आएगा यहाँ पर क्लाइमेट चेंज. देखो हम देख सकते हैं किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं. यहाँ पे 6 पिक्चर्स हैं. सो व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग. अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि global warming refer to an unequal and conditional rise in the average temperature of earth climate system due to the greenhouse gases, and it occurs when certain gases in the atmosphere untrap infrared radiation UV rays जो हमको सन की किरणों से मिलता है. एंड दिस इफेक्ट मेक द प्लानट वार्मर. तो ये जो UV रेज है उसी से हमारा प्लानट वार्मर होता है. एंड उसके बाद ये रीच करता है ग्लोबल वार्मिंग. देखो यहाँ दिया हुआ है, ये आपको एक नोटबुक में ड्रॉ भी करना है इसे, ग्लोबल वार्मिंग का जो ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल
वार्मिंग, इसके अंदर देखो कैसे से बताया, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है सीधा, ये ऑब्जर्व्ड, ये एक्सप्रेसिंग रेडिएशन, एंड देन ईज ऑफ एटमोसफियर, एंड देन ग्रीन हाउस गैसेज एंड फॉसिल फ्यूल्स, डेफोरेस्टेशन, CFCs, ऑयल एंड पेट्रोल इंजिन्स। इस तरह से आपको पूरा ये ड्रॉ करना है एक नोटबुक में। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का जो होता है, पृथ्वी की जो वायुमंडल में जो गर्मी करने वाला ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि सूर्य की किरणें के साथ आने वाली गर्मी को वायुमंडल में आने के बाद पृथ्वी पर टकाकर और परिवर्तित होकर वापस अवकाश में जाने न देने की स्थिति, उसे अपने ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। उसके बाद आएगा न्यूज़ फॉर न्यूज़पेपर। एवरेज इंक्रीजिंग ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर इन वेस्ट यूरोप। ये सारे खाली आपको सारे सेल्सियस बताए हैं, डिग्री अलग अलग शहरों में, जैसे मुंबई है तो इस तरह सुंदरवन, आइस कैप ऑफ साइज़ इतने से इतना होगा अटलांटिक में, और स्नो रिवर है जो नेपाल में और 5 किलोमीटर कुंभू में है। इस तरह से यहाँ पे खाली एक आपको एवरेज बताई गई है हर एक जगह की। एंड देन हाउ डज अर्थ गेट हीटेड, कैसे पृथ्वी गर्मी क्यों होती है, पृथ्वी गर्म क्यों होती है। द ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो एंड कार्बो CFC and halocarbons play an active role in the greenhouse effect, and the increase in the proportions of these gases lead to the problem of global warming and climate change. Increase in the temperature by 0.6 degree Celsius in last 100 years. देख रहे हो इसमें, ये भी आपको ड्रॉ करना है। and it is a temperature anomaly figure showing temperature of the earth। यानी कि इसमें ऐसा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में सक्रिय योगदान देने वाला कार्बन, हाइड्रोजन, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, CFC और हेलोकार्ब का ग्रीन हाउस गैसों के रूप में पहचाना जाता है, और इन गैसों की मात्रा बढ़ने से जलवायु परिवर्तन यानी कि चेंजेस आते हैं तो का प्रश्न पैदा होता है। अंतिम में 100 वर्ष देशों में तापमान में 0.6 से भी करीब वृद्धि होती है। यहाँ पे पृथ्वी के जो आसपास तापमान है उसका ये दृश्य दिया गया है चित्र में। और विश्व का ये हर एक मानव है जो 4.5 में आपको करना है। वर्ल्ड रिलीजेस मैट्रिक टन्स ऑफ CO2, जो मैट्रिक टन CO2 छोड़ता है, ऐसे इसमें आपको एक ड्रॉ करना है इसे भी। अब ये आया ग्लोबल टेम्परेचर, ये भी आपको ड्रॉ ही करना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है। सो यू हैव टू डू दिस इन योर नोटबुक, इफ़ यू हैव एनी नोटबुक यू मेड दैट। और यहाँ पे ये भी आपको लिखना है, सारा कंप्लीट करना है, इसे भी सारे प्लेसेस दिए हैं, टाइम दिया है और कितना इसका इफ़ेक्ट होता है, गैसेस जब रिलीज़ होती है तो ग्रीन हाउस में कितना इफ़ेक्ट होता है, ये आपको करना है। उसके बाद आता है मैथिन यानी CH4। The massive increase in methane proportion for 315 ppm in the year 750 to 764 ppm in the year 2005 was due to the reasons listed below। तो ये भी आपको ड्रॉ करना है, इसका रिलीज़ ऑफ मीथेन का और ये इसका रीज़न क्या है। अब उसके बाद दिए है निट्रियस ऑक्साइड। द प्रोपोर्शन ऑफ द निट्रियस ऑक्साइड हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 270 ppm टू रिसेंट 319 ppm। यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड की जो यात्रा 270 है से बढ़कर हाल में इतना हो गया है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन में CFC का ड्यू टू द यूज़ ऑफ फोम, प्लास्टिक, रेफ्रिजरेटर, AC, सर्किट, एरोसोल स्प्रे, द मीन पार्टिकल्स हैविंग द साइज रेंजिंग फ्रॉम 1 micron 10 micron is known as a aerosol etc. So there are been an increase in the CFC। यानी कि CFC में जब से कि प्लास्टिक है, फ्रिज, AC, सर्किट, सर्जन, फिर एरोसेल स्प्रे,
मतलब कि इसके अंदर 10 माइक्रोन आकार वाले सूक्ष्म कणों को आईएसएस कहते हैं और आदि के उपयोग से सीएफसी में वृद्धि होती है। अब उसके बाद आता है इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट कैसे आ सकता है। देखिए यहाँ पिक्चर्स दी गई है। मई 12 में 2001 में इसका इफ़ेक्ट कैसा था, फिर 2003 में और उसके बाद 2006 में। ये ग्लेशियर है, ग्रेजुअल चेंजेस अपोजिंग ग्लेशियर। Changes are observed in the growth and development of the vegetations, and certain species of birds are now disappearing, such as sparrow and vultures. 2000 glacier of Himalayas have receded and melted. यानी कि जो इफेक्ट होता है उसका प्रभाव कैसे, जैसे वनस्पति के उत्पादन, उनकी वृद्धि का समय और आयु का परिवर्तन आ रहा है और पक्षियों की अमुक जातियां लुप्त हो रही हैं। उदाहरण है कि स्वरूप गोरियां, गिद्ध और हिमालय की जो 2000 हिम नदियां हैं वो पिघल गई है। इस तरह से, इसलिए यहाँ पे बताया गया है किस तरह से ग्लेशियर पिघला हुआ है। और ये हिम नदी के समय समय पर हुई पड़ती बनी हिम नदी है, तो किस तरह से उसका परिवर्तन हुआ है वो आप देख सकते हैं। अब उसका हम पढ़ेंगे पॉइंट्स। There has been an increase in natural calamities like famine, cyclone, excessive rain and flood in the last 10 years. यानी अंतिम 10 वर्ष में अकाल, बवंडर, अतिवृष्टि और बाढ़ की मात्रा बढ़ रही है। और सेकेंड पॉइंट, द प्लेसेस रिसीविंग हैवी रेनफॉल आर नाउ एक्सपीरियंसिंग लेस रेनफॉल एंड राजस्थान एंड दुबई एक्सपीरियंस हैवी रेन एंड देयर इज कैंडी ऑफ रेन इन चिरापुंजी। यानी कि जहाँ वर्ष अधिक होती थी वहाँ उसकी मात्रा कम हो रही है और राजस्थान और दुबई में भारी वर्षा का अनुभव और चेरापूंजी में अनावृष्टि यानी वहाँ पे लेस है। एंड देन द प्रोडक्शन ऑफ पल्सीज हैज़ गॉन डाउन, यानी खेती में भी दलहन का उत्पादन कम हो गया है। एंड द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर हैज़ इंक्रीज्ड, और ज़मीन में पानी का स्तर घट गया है। And then the melting of glacier has increased the water level in oceans, so this has aggravated the erosion of coastline। यानी हिम नदी पिघलने से समुद्र जल स्तर में वृद्धि हो रही है और समुद्र किनारे के कटाव का भी स्तर बढ़ रहा है। एंड ह्यूमन बींग्स विल फॉल विक्टिम ऑफ द डाइट्रेशंस एंड malnutritions ड्यू टू द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। और तापमान बढ़ने से लोगों में डिहाइड्रेशन भी और कुपोषण का भी शिकार बनेंगे। एंड देयर विल बी चेंजेस इन द साइकिल ऑफ सीजन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समर एंड विंटर विल चेंज। यानी कि जैसे ही ऋतु चक्र में परिवर्तन आएगा तो जाड़े और गर्मी की ऋतुओं की भी लक्षण गतियाँ बदलेंगी। और गुजरात की समुद्री सतह यानी कि 25 सेमी बढ़ने से भी ज़मीन का सतह बढ़ेगी। यानी कि the salinity of soil in Gujarat will increase due to the increase 25 centimeter in the sea level. So there is a marked decline in the agriculture production. The frequency of disease like cholera, dengue, malaria, yellow fever, swine flu etc. has increased. जैसे ही कृषि उत्पादन का सतत कमी भी होती जा रही है और कॉलेरा, डेंगू, मलेरिया और येलो फीवर, स्वाइन फ्लू आदि रोगों का भी प्रमाण बढ़ता जा रहा है। एंड द एरियाज नियर द कोस्ट ऑफ द मालदीवीज, बांग्लादेश, फिलीपींस, वेस्ट इंडीज़ एंड ऑस्ट्रेलिया हैव सबमर्ज्ड। यानी कि मालदीव और बैंगलोर और फिलीपाइंस टीपो द्वारा वेस्ट इंडीज़ एंड ध्रुपों को और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किनारे डूब जाएंगे। ये सारा जो है वो डूब जाएगा। And according to an institution's name Greenpeace, approximately 55 lakh people living in Gujarat will have to migrate in the year 2100 CE। यानी कि अगर ग्रीन हाउस संस्था के मुताबिक 2100 में गुजरात में बसने वाले लगभग 55 लाख लोग को स्थानांतर करना पड़ेगा। एंड देन the flowers are losing their fragrance due to the global warming and beehives are disappearing fast। और ऐसे ही वार्षिक तापमान की वृद्धि के कारण फूल खुशबू भी खो रहे हैं और मधु छत्ता भी नाम पात्र के रह गए हैं। तो इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का इस तरह से इफ़ेक्ट पड़ने भी लगा है, अभी भी ऐसा नहीं है। और इस तरह से हमारे यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सारा हो रहा है, बिकॉज ये भी हम भी एक ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ही है।
एंड देन फैक्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन अर्थ, देखो किस तरह से हो रहा है, क्योंकि ये अगर हो रहा है तो इस हिसाब से हमारा ग्लोबल वार्मिंग होता है। देख लिया, आप देख सकते हैं किस तरह से होता है। फैक्ट्रीज इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन अर्थ, फ्रीजर, देन इस तरह से ये जो पॉल्यूशन देख सकते हैं आप, ये हमारा अर्थ है। देखो, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का ये एक स्रोत है। किस तरह से हमको एनर्जी मिलती है, देखो सोलर एनर्जी इससे मिलता है, इट इज़ अ विंड एनर्जी एंड दिस इज़ अ बायोमास एंड दिस इज़ अ टाइडल एनर्जी। इसको हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। अब इसका प्रीवियंट जो है मेजर पढ़ेंगे हम। ग्लोबल वार्मिंग का ये पॉइंट्स दिया गया है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। रिड्यूस द यूज़ ऑफ सोर्स दैट रिलीज CO2, जो CO2 का उत्सर्जन करने वाले स्रोतों को उपयोग घटाना चाहिए। एंड एफोरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट शुड बी डन, यानी कि वृक्षारोपण करना और वृक्षों का जतन, जंगल नहीं काटना चाहिए। फिर वनीकरण से भी कार्बन कम होता है। और ग्रोइंग ट्रीज़ हेल्प टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। और पॉलीथीन बैग का भी उपयोग टालें, अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एंड ऑप्टिमम यूज़ ऑफ मैन्यूचर एंड पेस्टिसाइड्स, यानी कि खाद और जंतुनाशक दवाओं का भी विवेकपूर्ण उपयोग करें। और अडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग, यूज़ ऑफ ग्रीन मैन्योर एंड कैटल मैन्योर, और ये भी बता दिया मैंने। एंड देन ऐड बायोटिक इन द फूड फॉर एनिमल्स, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ हाउस होल्ड एप्लायंसेस, यानी कि समुद्र में जो लाहकणों का छिड़काव करें जिससे प्लैंक्टन नामक द्वितीय जीवों का विकास हो और उनकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करने से ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सकता है। और सवीज खेतों की अपनाई, यानी हरी खाद और गोबर खाद का उपयोग करें। पशुओं के आहार में भी बायोटिक मिलाइए जिससे पशुओं का आमाशय में मीथेन पैदा करने वाला जीवाणु नियंत्रण में रहे। और ग्राहक उपयोग में भी साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें। परिवहन के साधनों का भी विवेकपूर्ण उपयोग करें। और जनसंख्या वृद्धि को भी रोके, यानी कि द प्रॉपर यूज़ ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, चेक द ह्यूमन ऑफ ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन से भी हम ग्लोबल वार्मिंग से बचना है तो ये भी करना पड़ेगा हमको। एंड डिज़ाइन द बिल्डिंग्स विद सफिशिएंट वेंटिलेशन टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली की बचत के लिए हवा प्रकाश प्राकृतिक रूप में उत्पादन हो ऐसी व्यवस्था करें। एंड इंक्रीज द यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली पेपर्स, इको फ्रेंडली यानी कि इको फ्रेंडली का भी उपयोग बढ़ाएं, जैसे कि आपको पता हो कि एंड ग्रो प्लांट्स एंड अराउंड योर हाउस, अपने आसपास जितना बन सके पेड़ पौधे लगाएं घर के आसपास। और मेक ऑप्टिमम एंड यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्रकृति की शक्ति का भी विवेकपूर्ण उपयोग करें। एंड यूज़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट GDA से ले, जितना मतलब कि पेट्रोल का उत्पादन का विवेकपूर्ण ही उपयोग करें। और यूज़ वाटर केयरफुली, पानी का भी जितना हो सके वो उतना ही यूज़ करें, वेस्ट ना करें। एंड प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और बरसाती पानी का भी संग्रह करें। एंड इंक्रीज द यूज़ ऑफ CNG एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, CNG का भी उपयोग बढ़ाइए। तो इस तरह से हम ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं। सो यहाँ पर ही हमारा लेसन ख़त्म होता है। सो थैंक यू।